प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। और ये जो लेक्चर है वीडियो लेक्चर आपका बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स का जो वीडियो लेक्चर नंबर है वो 30 है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। इससे पहले आप थोड़ा सा ये जान लीजिए कि इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम कहाँ तक स्टडी कर चुके थे और उसके कौन सा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये इक्वेशन अगर आप वीडियो आपने देखा होगा तो ये इक्वेशन हमारा लास्ट इक्वेशन था इससे प्रीवियस वीडियो में। यहाँ तक हम इसको स्टडी कर चुके थे। आज हम पढ़ क्या रहे थे, मैं यहाँ बताना चाहूँगा। कर रहे थे कॉम्पोनेंट प्रभाव। कॉम्पोनेंट प्रभाव ये हम स्टडीज में कर रहे थे। और कॉम्पोनेंट प्रभाव में ही हमने एक डायग्राम बनाया था। उस डायग्राम को हमने समझा, उसके बाद उसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाया। ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाने के बाद संवेग संरक्षण का नियम लगाया। वो भी दो प्रकार से लगाया था। एक लगाया था हमने क्षैतिज दिशा के लिए और एक लगाया ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए। उसको हल करते हुए हम इसको यहाँ तक ले आए थे। क्या इक्वेशन थी हमारी, चलो देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इक्वल एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस ये उसी में है आगे प्लस 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉस 5। ये हमारा इक्वेशन आया करता जब हमने समीकरण 5 में से क्या घटाया था, समीकरण 4 को हमने घटाया था। समीकरण 5 में से जब समीकरण 4 को हमने घटाया था तब हमें ये इक्वेशन मिली थी। चलिए इस इक्वेशन को और आगे सॉल्व करते हैं। अब मैं इधर से लिखूँगा जैसे कि वो पूरा एक ही लाइन में आ जाए। क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर सी की पावर 4 एम स्क्वायर बी स्क्वायर और ये क्या होगा आपका सी स्क्वायर, है ना, बराबर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये वैल्यू और ये वैल्यू थोड़ा सा सेम लग रही है। 2h स्क्वायर न्यू डैश यहाँ भी है, 2h स्क्वायर न्यू और न्यू डैश वहाँ भी है। उसमें एक एक्स्ट्रा है cos 5। कोई बात नहीं, कॉमन ले लेते हैं इसमें से। देखिए क्या कॉमन लेंगे हम, 2h स्क्वायर न्यू डैश ये हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या बचेगा cos 5, ये प्लस का है और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1, यानी ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा cos 5 माइनस 1। ठीक है, ये आपको ब्रैकेट में मिल गया cos 5 माइनस 1। दो स्टेप हो गए, ये हो गया, इसका यूज कर लिया, इसका कर लिया। अब बचा हुआ एक स्टेप, उसको भी हम इसमें लिख लेते हैं। प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश। ठीक है, साफ है ना, क्लियर, ओके। तो अब ये पूरा लाइन में हमारा आ गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया और देखिए इसमें कोई चीज़ छूटी तो नहीं, माइनस ये हो गया, इधर बराबर का ये आ गया, उन दोनों को यूज़ कर लिया इसको कॉमन लेके, और लास्ट में जो बचा है वो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर डाल देंगे हम 6। क्या डाल दिया हमने, इक्वेशन नंबर 6 डाल दिया। अब जरा देखिए, हम जानते हैं कि इसमें एक फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं, आपेक्षिकता का द्रव्यमान। आपेक्षिकता रिलेटिविटी जो केस होता है, जैसे आपने मैथमेटिकल में पढ़ा होगा। एक मैथमेटिकल में पढ़ा है और आपने बीएससी फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स पेपर के पहली यूनिट में पढ़ा है आपने। जैसे लंबाई संकुचन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है, L बराबर L नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, है ना। टाइम डायलेशन पढ़ा है आपने। ठीक है, समय वाला जो समय प्रस्फुरण होता है उसको भी पढ़ा है। उसी के क्रम में एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है आपेक्षिक द्रव्यमान वाला। ठीक है, रिलेटिविटी मास क्या होता है फॉर्मूला, m बराबर m नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका आपेक्षिक द्रव्यमान का, रिलेटिविटी मास का, रिलेटिव मास। अब देखिए m नॉट यहाँ पर क्या होता है, ब्राह्म द्रव्यमान। ठीक है, m क्या है, जब वह कण किसी b वेग से गति करता है तो उस स्थिति में जो उसका द्रव्यमान होता है वह है। और ये क्या है आपका रेस्ट मास। v आप जानते हो कण का वेग और c स्पीड ऑफ लाइट। तो ये फॉर्मूला हमारा होता है। अब इस फॉर्मूले का हम इसमें यूज़ करेंगे, लेकिन कहाँ पर करेंगे यूज, ये आपको समझना पड़ेगा। इसका यूज जो होगा वो उस समीकरण, ये जो समीकरण 6 है, इस समीकरण के LHS पार्ट में करेंगे, बाएं पक्ष में। बाएं पक्ष में क्या है, m स्क्वायर सी की पावर 4
माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसमें हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। समीकरण 6 से LHS लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 7 यूज करेंगे इसको। तो समीकरण क्या लिखा है, 6 से बायां पक्ष लेना। ठीक है, तो बायां पक्ष का मतलब लेफ्ट साइड। तो इसमें जहां पर m है, जहां जहां m है वहां पर हम समीकरण 7 से m का मान ये वाला इसमें पुट कर देंगे। देखिए जरा क्या है, ऐसे पूरा लिखो। समीकरण 6 से समीकरण 6 के बाएं पक्ष में ऐसे लिखो। ठीक है, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। समीकरण 6 के बाएं पक्ष में समीकरण 7 का प्रयोग करने। ठीक है, समीकरण 6 इक्वेशन नंबर 6 समीकरण 6 के बाएं पार्ट में यानी बाएं पक्ष में समीकरण 7 का यूज करेंगे। तो देखो क्या मिलेगा कि एम स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर, पहले इसको ऐसे लिख जाएंगे, एम स्क्वायर सी की पावर 4 एम स्क्वायर और बी स्क्वायर और ये आपका हो गया सी स्क्वायर। ठीक है, एम स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बराबर कितना होगा। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, m का मान रख दीजिए n की जगह। तो क्या हो जाएगा, देखो m का हो जाएगा m नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, सी की पावर 4 ही रहेगा। ओके, ये वैल्यू उतनी ही रहेगी। अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो इसका स्क्वायर हो रहा है ना, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या होगा, कैंसिल, हटा दीजिए इसको। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, पहले वाले स्टेप में हमने समीकरण 7 से m का मान यूज कर लिया, ये आ गया माइनस, यहाँ भी सेम होगा m नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर और ये आ गया आपका सी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट है, स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो इस स्क्वायर के कारण जब इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसको भी हटा दीजिए। 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब बराबर देखिए, अब बराबर पे क्या होगा कि इसमें से ये दोनों क्या सेम है, तो इसको तो हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसमें से भी अगर आप एम नॉट स्क्वायर है, यहाँ भी एम नॉट स्क्वायर है, ठीक है, तो कॉमन ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या है, सी की पावर 4 है और यहाँ पर क्या है, सी स्क्वायर है, तो हम जबरदस्ती अगर सी की पावर 4 कॉमन लेंगे तो सी इधर से तो आराम से कॉमन आ जाएगा, इधर सी स्क्वायर आएगा, लेकिन जो बचा हुआ सी स्क्वायर है वो कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। देखो मैं इसके बाद एक लाइन लिख रहा हूँ, बताना वो किस प्रकार से होगी। बराबर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। पूरा ये पूरा कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा, 1, वो ब्रैकेट में 1 लिखा है अगले वाले में, इधर बी स्क्वायर वो लिखा है, सी की पावर 4 आपने कॉमन लिया था तो इधर सी स्क्वायर है, तो बाकी बचा हुआ सी स्क्वायर कहाँ जाएगा, बटे में। ठीक है, और ये तो कॉमन आ जाएगा दोनों से, इससे ये चीज़ क्या होगी, कैंसिल होगी। यानी कि ये जो वैल्यू है हमारी एम स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वो बराबर किसके आएगा, हमारा एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। मैं लिख दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा है, ठीक है, एम स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये बराबर किसके आया है हमारा, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 के। ये एम नॉट स्क्वायर, ठीक है, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। अब ये जो वैल्यू है इसको डाल दो समीकरण नंबर 8। इस समीकरण 8 से जो मान है वो कहाँ रखेंगे, वापस समीकरण 6 में रखेंगे, इस वैल्यू की जगह। ठीक है, चलो इसको मैं हटा दे रहा हूँ।
लिख लिया होगा, लिख लिया होगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब समीकरण जो 8 का 8 था, हाँ ठीक है, समीकरण 8 का जो मान है, हाँ 8 ही था क्योंकि 7 हमने इसको मान लिया ना, समीकरण 8 का मान समीकरण 6 में रखने पर आप इसको दोबारा नहीं लिखेंगे उसके बाद, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, मैंने इसलिए इसको रखा, लिखा हुआ छोड़ दिया है। अब मैं एक लाइन लिखूँगा, उसके बाद इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। समीकरण इसमें 6 में समीकरण 8 का मान रखेंगे, ठीक है। तो इस वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा हमारा, m0 c की पावर 4, ये तो वैल्यू थी ना, तो लिख दीजिए, तो क्या आ जाएगा m0 स्क्वायर c की पावर 4, ये हम लिख दिया। अब इधर पहले से चल रहा है m0 स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2h स्क्वायर न्यू डैश cos 5 माइनस 1 प्लस यही है ना, 2m0 c स्क्वायर h न्यू माइनस न्यू है, ये हमने इक्वेशन रखी। अब मैं हटा दे रहा हूँ उसको, क्या हो गया, चलिए देखिए, देखो अब इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिया, केवल 2 स्टेप बचे हुए लिख लीजिए। अगर अब मैं पहले इसको, चलो ठीक है लिख लो, एक लाइन लिख लो, आगे बता दूंगा, एन यू ये आ गया, ठीक है। अब एक काम करेंगे, इसको माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की, ये पूरा स्टेप पहला वाला किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये तो प्लस का रहेगा। इस माइनस वाले को बराबर के कहाँ ले जाएंगे, दूसरी तरफ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कॉस 5, ओके। अब चेंज हो जाएगा ना माइनस लेके, तो वो लिख दिया बराबर 2m0 c स्क्वायर h न्यू माइनस न्यू डैश, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये आ गया बराबर, अब इसमें कैंसिल कर दीजिए, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल होगा, h स्क्वायर से एक ये h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और बाकी कुछ कैंसिल होगा। अब उसको मैं हटा के वापस लिख दे रहा हूँ, तो बचा हुआ है उसको लिख लो, पहले लिख लेना फिर हटा दो, क्या बचेगा, h न्यू डैश 1 माइनस कॉस 5 बराबर m0 c स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश, ये बचेगा केवल। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, नोट आपने कर ही लिया होगा इसको, चलिए देखिए,
अब इसमें क्या करेंगे कि देखो ये जो एम नॉट सी स्क्वायर है वो इस एच के अपॉन में ले आएंगे और इस न्यू डैश को हम इस न्यू माइनस न्यू डैश के अपॉन में ले जाएंगे। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर। अब क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर और ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस फाई, ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखिए इसमें क्या होगा, और कुछ बचा है कुछ, तो इसको भी हटाओ नीचे वाली लाइन को भी। चलिए देखिए, अब इधर अलग अलग डिवाइड कर देंगे, क्या जाएगा, ये आ गया। ओके, ये आ गया सॉल्व करके। अब क्योंकि न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, तो न्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा डैश। सी चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं कि सी डैश होगा, ठीक है, सी इज द फिक्स है, सी कांस्टेंट रहता है। तो क्या हो जाएगा, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा और न्यू डैश बराबर सी अपॉन लैम्डा डैश। तो इन दोनों के मान हम इसमें यूज़ कर लेंगे, मान रख लें। तो समीकरण डाल दो, क्या आ जाएगा, समीकरण भी याद नहीं, इसका समीकरण आएगा 8 का मान 6 में रखा, तो इसका मान आएगा 9, ठीक है, इसको डाल दो समीकरण 9, तो मान रखने पर देखो क्या आ जाएगा, मान रखोगे तो न्यू डैश का मान रखोगे तो सी अपॉन लैम्डा डैश, लैम्डा डैश कहाँ पहुँचेगा, ऊपर अपॉन सी माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, इस न्यू में क्या आ जाएगा, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, तो लैम्डा ऊपर पहुँचा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन सी बराबर, ये जैसे का तैसे रह गया, एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव। यहाँ से सी में से एक सी कॉमन ले लेंगे, इसको आप नोट कर लो अपना, और हटा दे रहा हूँ मैं इसको। यहाँ से आप सी कॉमन लेंगे और उस सी से ये वाला जो सी होगा वो कैंसिल। देखो ठीक है, देखिए जरा ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं
ये हमारा कॉम्पिटेंट प्रभाव से प्रूव हो गया। अब ये आपको ये देखो इसमें इस चीज़ को क्या बोलते हैं वो देखिए जरा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। जहाँ डेल्टा लैम्डा को बोलते हैं कॉम्पिटेंट विस्थापन। ठीक है, क्या बोलते हैं कॉम्पिटेंट विस्थापन। और ये जो H अपॉन एम नॉट सी है, H अपॉन एम नॉट जो सी है, इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट तरंग दैर्ध्य। ध्यान रखना इन दोनों फॉर्मूले के आधार पर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं कॉम्पिटेंट तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ये आपको पता है कि फाई क्या होता है। फाई होता है प्रकीर्णन कोण किसका, फोटोन का। कहाँ से, जहाँ से प्रारंभिक दिशा से। फाई के लिए माना था ना, और थीटा किसके लिए होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस। ठीक है, ये आपका हो गया कौन सा कॉम्पिटेंट तरंग। अब देखिए इसी में थोड़ा सा और है आगे, इसको आप नोट कर लेंगे, हटा दीजिए। अब देखिए इसी डेरिवेशन में जो हमारे समीकरण थे 2 और 3, समीकरण 2 और 3 से क्या थे समीकरण 2 और 3, एम बी सी कॉस थीटा। ठीक है, समीकरण 2 थे एम बी सी कॉस थीटा बराबर क्या था आपका 2h न्यू डैश कॉस फाइव। ठीक है, 2h न्यू डैश और ये कॉस फाइव। ठीक है, ये शायद 2 नहीं था इसमें ना, ये नहीं था, तो क्या हो जाएगा एम बी सी कॉस थीटा बराबर h न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाइव। आप चेक कर लेना, देखे ना। ठीक है, तो ये समीकरण 2 था। और समीकरण 3 क्या था हमारा, एम बी सी साइन थीटा बराबर एच न्यू डैश और ये साइन। ठीक है, समीकरण ये 2 था हमारा और ये समीकरण 3 था। यहाँ मैं डाल दूँ समीकरण 3 में 2 का क्या लगाएंगे, भाग लगा देंगे। तीन में लगाएंगे। ठीक है, समीकरण 3 में 2 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, सर इक्वेशन 3 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एम बी सी साइन थीटा एम बी सी कॉस थीटा, इधर का आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा एच न्यू डैश साइन फाइव एच न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाइव। ये आ गया, कैंसिल जो होगा वो कैंसिल कर देंगे, सिर्फ एच से एच कैंसिल होगा। इधर एम बी सी से एम बी सी पूरा कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा। क्या आ गया आपका टेन थीटा। इधर क्या आया, न्यू डैश साइन फाइव अपॉन न्यू माइनस न्यू डैश और यह गया आपका। यहाँ से एक लाइन और आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, थीटा का मान निकाल लीजिए यहाँ से, तो टेन इनवर्स में चला जाएगा उधर, टेन इनवर्स न्यू डैश साइन फाइव
अपॉन ये वैल्यू आप नोट कर लीजिए। ये आपका थीटा की वैल्यू, थीटा क्या है आपकी प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की दिशा है। जहाँ लिख सकते हैं आप, मैं इधर लिख दूंगा इसको हटा के, इसको नोट कर लीजिएगा, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए जरा आप इसको, जहाँ थीटा टक्कर के पश्चात प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की दिशा को व्यक्त करता है। प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की दिशा को व्यक्त करता, ये देखिए। ठीक है, अब इसमें देखिए सारी चीज़, ये हो गया आपका कॉम्पिटेंट प्रभाव। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया कॉम्पिटेंट प्रभाव कंप्लीट, जिसमें इसमें कॉम्पिटेंट प्रभाव पे आधारित जो न्यूमेरिकल है वो पूछ सकता है। जैसे कॉम्पिटेंट तरंग दैर्घ्य पूछ लेगा आपको H/m0c, या कॉम्पिटेंट विस्थापन को सिद्ध कीजिए तो डेल्टा लैम्डा का मान पूछ लेगा। ठीक है, लैम्डा डैश और जो लैम्डा का डिफरेंस होता है उसको पूछ लेगा। ठीक, कॉस फाई, जैसे अगर फाई का मान फॉर्मूला क्या निकला आपका, फॉर्मूला आपने देखा होगा क्या है, डेल्टा लैम्डा बराबर H/m0c ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस फाई। अगर कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो सकती है, देखो कॉस फाई की वैल्यू अगर कॉस 0 का मान 0 आए, कॉस फाई की वैल्यू कितनी 90 आ गई, तो कॉस 90 का मान क्या होता है 0। ठीक है, केस देखो जरा इसमें, सपोज ये देखिए, जैसे इसको नोट नहीं करना है, समझाने के लिए ऐसे। ठीक है, तो डेल्टा लैम्डा बराबर क्या आता है H/m0c और 1 माइनस कॉस फाई है। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ दिया कि कॉम्पिटेंट प्रभाव में जो प्रकीर्णित फोटोन जो है वो अपनी प्रारंभिक दिशा से 90 डिग्री एंगल पे चला जाता है, कहाँ पर होता है 90 डिग्री एंगल पर प्रकीर्णित होता है, तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, कितनी आएगी फाई की वैल्यू 90, तो वैल्यू इसमें रखेंगे, तो डेल्टा लैम्डा बराबर H/m0c, H/m0c, और इधर क्या जाएगा 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो डेल्टा लैम्डा बराबर क्या होगा H/m0c, यानी कि कॉम्पिटेंट विस्थापन होगा वो कॉम्पिटेंट तरंग दैर्घ्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और H का आपको पता है क्या होता है, नियतांक होता है प्लांक कांस्टेंट 6.67 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और m0 क्या है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg c स्पीड ऑफ द लाइट, यानी 3 × 10⁸ वैल्यू आप इसमें रखेंगे और आपका कॉम्पिटेंट विस्थापन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वाला केस को इसको भी चाहो तो आप नोट कर सकते हो, जब फाई बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो कहीं नोट कर लेना है, साइड में काम दे सकता है ये वाला। ठीक है, ये है आपका, आप देखिए इसमें यही पूछेगा न्यूमेरिकल, अगर कॉम्पिटेंट के लिए पूछेगा। एक बार ये बताइए कॉम्पिटेंट प्रभाव के लिए किस चीज़ को व्याख्या करता है, स्टार्टिंग में बताता है, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण के ये कण होने की स्थिति को बताता है। ठीक है, किसको बताता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, और प्रकाश जो है वो क्या होते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो उसके भी प्रकाश होने के, प्रकाश को बताता है कि प्रकाश में तरंग के साथ साथ किसके गुण होते हैं, कण के भी गुण होते हैं। ठीक है, तो इसके इस लेक्चर के बाद जो है हम अपना जो दूसरा लेक्चर है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट जो हेडिंग होगी उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जो पढ़ा हुआ भी है आपका। ठीक है, एग्जाम्पल क्या रहता है उसका एग्जाम्पल रहता है आपका
जैसे आपने देखा होगा सोलर सेल, सौर ऊर्जा जो होती है ना गाँव में लगी रहती है, तो उसमें क्या धूप में लगा देते हैं जो प्लेटें होती हैं जिंक सल्फाइड की पॉलिश की हुई, तो उसमें जब फोटॉन्स आते हैं लाइट जो ट्रेवल्स करती है इन द फॉर्म ऑफ लिटिल स्मॉल पैकेट्स दैट्स नॉन एज फोटोन और क्वांटा। ठीक है, उन्हें फोटोन या क्वांटा कहते हैं जो प्रकाश गति करता है उन्हीं पैकेटों के रूप में। तो वो जो एक फोटोन जब उस प्लेट पर गिरता है तो क्या करता है उसमें से अपनी एनर्जी उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको ट्रांसफर करता है और इलेक्ट्रॉन जो गति करता है, और जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तब क्या प्रवाहित होती है विद्युत धारा। वो पूरा कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर इसको समझाएंगे। ठीक है, तो इसको साथ समाप्त करते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया, और नोट्स बनाते रहिए। कोई डाउट हो तो कॉलेज नंबर या मेरे व्हाट्सएप पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।